हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं 11वीं की, और 11वीं के पहले चैप्टर की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर की चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। और सबसे जरूरी 11वीं में आपका बायोलॉजी वालों के लिए खास तौर पर एनसीईआरटी। जी हाँ प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी का आपका काफ़ी महत्व है हर एक एग्जाम में, चाहे वो आपका नीट एग्जाम हो, चाहे वो आपका एनी अदर कोई भी मेडिकल एग्जाम हो या आपकी आगे की तैयारी हो, सारे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? यहीं से आएंगे। इसीलिए मैं कहता भी हूँ कि पढ़ लो, चाहे कहीं से क्वेश्चन आएंगे यहीं से। तो एनसीईआरटी का रिवीजन आपके लिए बहुत जरूरी है, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। चैप्टर फर्स्ट के पहले चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं, यानी कि जीव जगत। और एक बार सभी लोग फटाफट से जुड़ जाएंगे और लाइक शेयर जरूर करेंगे, अपने सभी 11वीं वाले दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करेंगे इस वीडियो को। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं ये भी डिस्कशन करता रहूँगा साथ साथ में कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन चीज़ें ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में आई हैं, आपके मेडिकल एग्जाम में आई हैं या आपके कदर कंपरेटिव एग्जाम में भी आई हैं, उनको भी हम लोग उनकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और भूलिएगा नहीं लाइक और शेयर करना। ठीक है, तो मेनली इस चैप्टर पे अपन लोगों को क्या पढ़ना है? तो जीव जगत में विविधता, यानी कि विविधता के बारे में पढ़ना है, यानी कि जैव विविधता के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। और इसके बाद पढ़ना है वर्गीकी संवर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वर्गीकी संवर्ग। यहां से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं, एनसीईआरटी कह रही है कि अगर हम दुनिया को देखें, जीवों की दुनिया, तो जीवों की दुनिया बड़ी निराली है। अगर हम देखें तो सांप रेंगते हुए, घोड़े दौड़ते हुए, तरह तरह के पेड़, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, हम मधुमक्खियों को देखें तो अपने स्वर में भिनभिनाते हुए, घोड़ों को देखें तो हिनहिनाते हुए, दौड़ते हुए, सबकी अपनी अपनी गति, अपना अपना लय और अपनी अपनी बनावट, अपनी अपनी संरचना, अपना अपना काम। तो कहने का मतलब, अगर बैठ के कभी सोचने लगे, एक जंगल में एकांत में बैठ जाएं और देखने पे आ जाएं, ऑब्जर्वेशन पे करने पे आ जाएं, तो सोचो कि जीवों की दुनिया क्या निराली दुनिया है। बीफ्स बजिंग, देखोगे ना, मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं, चींटी अपना काम कर रही है, चींटा अपना काम कर रही है, हर जंतु अपने अपने काम में लगा हुआ है, काम करता रहा है, और अलग अलग संरचना, अलग अलग काम, बहुत निराली दुनिया है। वही एनसीईआरटी कहती है कि ठंडे पर्वत और क्या है भाई, और दुनिया को देखें तो श्रृंखला विस्मयकारी है। वास स्थान सब जगह, ठंडे पर्वतों में जीव है, पर्णपाती वनों में, पर्णपाती वनों मतलब जहाँ पे क्या होता है, सारे पर्ण गिर जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, महासागर, वन, झील, मरुस्थल, गर्म, झरने, सब जगह जीव रहते हैं और हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। अलग अलग प्रकार के फूलों की घाटियां, अलग अलग प्रकार के सब जगह जीव होते हैं ना। तो वास्तव में पहली तकनीक है जीव और निर्जीव का है। तो पहली चीज यहां से निकल के आती है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। पहला मुद्दा एनसीईआरटी ने उठाया कि जीव क्या है, सजीव क्या है। और ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है कि सजीव क्या है या जीव क्या है। जीव क्या है, अगर आपसे मैं भी पूछूं कि भाई जीव है क्या, ठीक है, जीव क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो जीव का मतलब क्या होता है? और अगर अपन जीव पे जाएं, तो जीव पे जाने पे हमको क्या मिलेगा कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। दो चीजें भाई, पूरा ब्रह्मांड आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि पदार्थ और ऊर्जा से बना है। पूरा ब्रह्मांड दो चीजों से बना है, फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पदार्थ प्लस ऊर्जा। आइंस्टीन का समीकरण E = mc² बताता है। अब पदार्थ पूरे, ये दोनों चीजें क्या बनाती है? ब्रह्मांड बनाती है ना। ब्रह्मांड लिख ही नहीं पा रहा मैं चलो ठीक है, काफी टफ क्वेश्चन है, काफी टफ है ये हिंदी है इसकी। तो पदार्थ, ऊर्जा, लेकिन पदार्थ दो रूपों से विद्यमान है, एक तो सजीव, बाकी पदार्थ की अवस्थाएं अलग हैं कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, वो अवस्थाएं अलग हैं। लेकिन एक होते हैं सजीव और एक होते हैं निर्जीव। एक होंगे ब्रह्मांड में सजीव पदार्थ और एक होगा निर्जीव रूप में। तो सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, इसके बीच क्या डिफरेंस है? तो मैं कहूं कि आपको किसी के बीच में, या जीव क्या है, सजीव को अपन जीव कह सकते हैं, तो जीव क्या है कैसे पहचान करेंगे? तो किसी भी व्यक्ति को पहचानने के लिए उसके लक्षण की जरूरत होती है। अगर मैं कहूं कि ये आदमी कैसा है, आपको पहचानना है, तो आप उसके लक्षण, उसके आसपास लग जाओगे, उसके चारों तरफ, वो जहां जाएगा, जो करता है वहां पे आ जाकर देखोगे कि इसके लक्षण कैसे हैं। उसके घर में जाकर के देखोगे कि भाई इसके लक्षण क्या हैं। मतलब व्यक्ति के लक्षणों से उसकी पहचान होती है, लक्षणों से व्यक्ति की पहचान होती है ना, होती है ना। अच्छे लक्षण है कि अच्छा आदमी है, खराब लक्षण है कि यार बहुत रद्दी आदमी है, बहुत रद्दी आदमी है, खराब लक्षण। तो लक्षणों से पहचान। तो वैसे ही अपन सजीव की पहचान किससे करेंगे? लक्षणों से करेंगे। पहला लक्षण, हु टेक रिस्पायरेशन। हु टेक रिस्पायरेशन, जो क्या करे, जो श्वसन करे। क्या करे? जो श्वसन करे, जो क्या करे, श्वसन करे। हु टेक न्यूट्रिशन,
अब देखो, प्रत्येक सजीव को अगर आप दुनिया में देखेंगे, पूरी दुनिया में देखेंगे, तो हर सजीव आपको बिजी मिलेगा। चाहे वो मधुमक्खी हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो चींटा हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो घड़ियाल हो, कुछ ना कुछ काम करता चलता फिरता नजर आएगा। अब कुछ ना कुछ काम करेगा, तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि कार्य करने से क्या होती है, ऊर्जा का हानि होती है। जितना काम करेगा उतना ज्यादा ऊर्जा की हानि होगी। अब एक समय ऐसा आएगा कि उसके शरीर में स्टोरेज ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तो उसको फिर कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे फिर से उसके शरीर के अंदर ऊर्जा आए। जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो मोटरसाइकिल हमने जितनी मोटरसाइकिल चलाई उतना पेट्रोल कम हो गया और धीरे धीरे पेट्रोल खत्म होने पे आया। लेकिन जब पेट्रोल खत्म होने पे आएगा तो हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि फिर से पेट्रोल आएगा। उसके लिए क्या काम करेंगे, पेट्रोल टंकी में जाएंगे और कहेंगे भाई 100 का डाल दे। वही बात है। तो सजीव भी काम करेगा तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कुछ ना कुछ करेगा, चलेगा फिरेगा, सोएगा। कह दो गुरुजी सोने में ऊर्जा नहीं लगती, तो सोने में भी ऊर्जा लगती है। और नहीं विश्वास है तो 4 दिन ना खाओ, भला सो जाओ तब बताना। खाना को पचाने में भी ऊर्जा लगती है। कैसे? जब ज्यादा खाना खा ले तो नींद आने लगती है, क्योंकि सारी ऊर्जा वहां खपत होने लगती है। तो सभी काम के लिए ऊर्जा मिलती है, चाहे शरीर के आंतरिक काम हो चाहे शरीर के बाह्य काम हो, ऊर्जा की जरूरत है। तो ऊर्जा के लिए सजीव क्या करते हैं? तो ऊर्जा के लिए सजीव क्या करते हैं? हु टेक न्यूट्रिशन, जो क्या करे, जो पोषण करे, जो श्वसन करे वो सजीव, जो पोषण करे वो सजीव। आगे कॉन्सेप्ट को जोड़ना, जब पोषण करेगा यानी कि खाएगा तो पचाएगा भी, तो पोषण भी होगा, उसके अंदर पाचन भी होगा। और पाचन के बाद जितना खाया उतना पूरा तो पचा नहीं लेता कोई भी सजीव, बाहर भी निकालता है अपच भोजन को। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन करना। जो क्या करे, जो श्वसन करे, हु टेक न्यूट्रिशन, जो क्या करे, रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, ना डाइजेशन, ये सारे काम करता है। अब क्या करता है? जो वृद्धि करे। जीव छोटे से बड़ा भी होता है ना। अब पेड़ पौधे भी सजीव है, मनुष्य भी सजीव है, लेकिन अंतर क्या है? पेड़ पौधे जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं और मनुष्य और अन्य जंतु क्या करते हैं? एक उम्र तक वृद्धि करते हैं ना। वृद्धि करे और क्या करे? जो गमन करे। क्या करे? गमन करे मतलब चले। गमन करना मतलब चले, चलते हैं ना। अब कह दो गुरुजी पेड़ नहीं चलते, वो भी कॉन्सेप्ट पे आता हूं ना। गमन करे, जिनमें संवेदना हो ना, जिनमें क्या हो? संवेदना हो। संवेदना का मतलब है कि जिसको पता चले, जिसको छुओगे, किसी भी सजीव को छुओगे ना टक से, तो कुछ ना कुछ प्रोसेस करेगा। आप जाओगे हाथी को या शेर को, बाघ को, चीता को, मैं ऐसे कह दूं कि आप बीछी को छुओ, बीछी सजीव है, तो सजीव को, बीछी को छुओगे तो टक से मार देगी डंक, टक से मौत को छू के वापस आ जाओगे। इतना भयंकर दर्द होगा ना, इतना भयंकर दर्द होगा कि टक से मौत को छू करके वापस आ जाओगे। तो वो भी कहा है संवेदना है, क्योंकि उसको भी पता, उसको भी आभास हो रहा है। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन कुछ ही की बात करें। अब कह दो गुरुजी पेड़ तो चलते नहीं, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, झट उनके ऊपर चढ़ जाते। पेड़ तो चलते नहीं, ये कैसे सजीव हुए? तो भाई अगर 2-4 लक्षण, 1-2 लक्षण भी मिल जाए तो सजीव कहा जा सकता है। जैसे अगर श्वसन और पोषण कर रहा है तो सजीव में आ जाएगा। जरूरी नहीं सारे हो, पाचन, उत्सर्जन, वृद्धि, गमन, संवेदना ना हो, कोई दिक्कत। पौधों में संवेदना भी नहीं होती, सिर्फ किसमें संवेदना होती है? तो संवेदना को दर्शाता है हल्का फुल्का छुई मुई का पौधा ना। छुई मुई के पल्लव सो, छुई मुई को छू लोगे तो कुछ संवेदना दिखाएगा, ऐसे वो हो जाएगा, शर्मा जाएगा, ऐसे मतलब नीचे हो जाएगा ना, और फिर कुछ देर बाद सही हो जाएगा। थोड़ा सा संवेदना सूर्य के प्रति दिखाता है, सूरजमुखी दिखाता है, बाकी तो कोई नहीं दिखाता। तो अगर 2 लक्षण ये मेन कैरेक्टर है, श्वसन और पोषण। इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, और मेन लक्षण ये भी है जनन भी है। अब जनन को भी कुछ लोग मेन लक्षण नहीं मानते, क्योंकि जैसे होते हैं ना खच्चर, आप लोगों ने देखा होगा, गधे और घोड़े से बनता है कौन? खच्चर बनता है। और खच्चर क्या करता है? जनन नहीं करता, तो वो भी सजीव है, वो भी सजीव है। इसलिए सजीवों के मेन लक्षण को मैं 2 ही कह रहा हूं। 2 ही क्वालिटी आपके अंदर आ जाए, 2 ही क्वालिटी किसी चीज के अंदर देखो तो सजीव, ना देखो तो निर्जीव। अब मैं कहूं कि ये ब्लैक बोर्ड है, ये क्या है? बोर्ड है, और ये एक चींटी है। ये बोर्ड है और ये क्या है? ये क्या है? चींटी है। मान लिया जाए ये बोर्ड है और ये चींटी है। अब चींटी श्वसन कर रही, यहां कर रही, पोषण कर रही, यहां कर रही, उत्सर्जन कर रही, वृद्धि कर रही, गमन कर रही, संवेदना कर रही है, तो ये क्या हो गई? सजीव। और ये कुछ कर रहा है, न श्वसन कर रहा है, न पोषण कर रहा है, न वृद्धि है इसके अंदर, न संवेदना है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये क्या हो गया? ये हो गया निर्जीव। तो ये हो गया सजीव निर्जीव की पहचान। और जितने भी सजीव हैं उन सबका अध्ययन हम कहां करेंगे? बायोलॉजी के अंदर करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी का है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आते एनसीईआरटी पे अगले से। चलिए, तो वही बात कह रहा है
कि इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, और दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। निरंतर विचार करें कि जीव क्या है, तो वही विचार हम लोगों ने करा। अब आगे पढ़ते हैं। अब जीवों में विविधता क्या है? विविधता का मतलब भिन्नता। जीवों में पाई जाने वाली जो भिन्नता है वही जीवों में विविधता है। कहने का मतलब वो विभिन्नता क्या हो सकती है? वो विभिन्नता खान पान को लेकर के हो सकती है, वो विभिन्नता अंग स्तर, ऊतक स्तर या अन्य स्तरों को लेकर के हो सकती है। कई प्रकार की विभिन्नता है ना, कई प्रकार की वो विभिन्नता हो सकती है। विभिन्नता के अपने कई सारे पैमाने होते हैं। सब जंतु किसी न किसी रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। गाय अलग है, कुत्ता अलग है, भेड़ अलग है, बकरी अलग है। किसी न किसी पैमाने को लेकर के क्या होते हैं? जंतु भिन्न होते हैं। तो वही एनसीईआरटी कहती है कि आप जीवों की बहुत सारी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू वन्य प्राणियों की हो सकती है। बहुत से ऐसे जीव होते हैं जिन्हें अपनी आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन हमारे आसपास है ना, जिनको अपन क्या बोलते हैं? जिनको अपन बोलते हैं सूक्ष्म जीव, जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। सूक्ष्म जीव जिनको देखने के लिए क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। ये सारे जीव ना, तो हमको एक बहुत बड़ी विविधता की श्रृंखला, जीवों की भिन्नता की श्रृंखला दिखाई जाती है। और एक और डिफरेंस है, वो एनसीईआरटी भी कहती है कि अगर हम अपने नॉर्मल में हैं, अपने कहाँ पे गांव घर में हैं, तो हमको कम विभिन्नता दिखाई देगी। लेकिन अगर हम जंगल में चले जाएंगे तो जंगल में सोचो तमाम प्रकार के परजीव दिखाएंगे। अजगर, सांप, एनाकोंडा सब दिखाई देंगे हमको, बिच्छू सब दिखाई देंगे ना। तो वही कह रहा है कि जीवों की बहुत बड़ी संख्या उनकी किस्में दिखाई देंगी कहाँ पे? सघन वनों में। कहाँ पे? वनों में। अमेजन के जंगलों में चले जाओ, जायरो के वर्षा वनों में चले जाओ, सबसे ज्यादा अमेजन के जंगलों में विभिन्नता देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी देखना है, अलग अलग प्रकार के जीव देखना है, देखो फिर आता है ना, उस पर भी यूट्यूब में भी दिखाया जाता है, देखा होगा कभी अमेजन के जंगल। अब आते हैं कितने प्रकार के क्या हैं जीव, भिन्नता कितने प्रकार के हैं। तो अभी तक देखो, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट, इस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इस पॉइंट को जरूर अपने एनसीईआरटी पे कवर करिएगा, इसके ऊपर हेडलाइट करिएगा, ठीक है। तो अब तक की ज्ञात वर्णित स्पीशीज की संख्या कितनी है? 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन हो सकती है। इतने प्रकार की स्पीशीज हो सकती हैं, 1.5 से 1.8। कहा जाता है कि 15 लाख से अधिक, पता है कि जो डाटा बता रहा है, डाटा ये बताता है कि 15 लाख से अधिक जंतुओं की प्रजाति की खोज हो चुकी है, जंतुओं की प्रजाति, और 5 लाख से अधिक पादपों की प्रजाति। 15 लाख से अधिक जंतुओं की प्रजाति और 5 लाख से अधिक पादपों की प्रजाति। 5 लाख से अधिक पादपों की प्रजातियों की खोज की जा चुकी है। लेकिन सीमित नहीं है यहाँ पे सीमित नहीं है कि कह दो गुरुजी खोज की जा चुकी है तो इतने हैं। ना 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 ना, निरंतर नए नए प्रजातियों की खोज होती है, नए नए प्रजातियां निरंतर देखने को मिल भी रही हैं। साथ में एक चीज और है कि कुछ विलुप्त भी हो रही, लेकिन जो विलुप्ति का आंकड़ा है वो कमजोर है, भी कम है, ज्यादा नहीं विलुप्त हो रही, लेकिन विलुप्त भी हो रही कुछ जातियां, लेकिन नई नई जातियों की खोज भी हो रही है। रेड डाटा बुक में ये सारी जातियां, इन सबको कहाँ पे वो किया जाता है? रेड डाटा बुक में इन सबको नोट किया जाता है ना। रेड डाटा बुक सुना होगा, नहीं सुना होगा तो पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। ये देखो वही बात एनसीईआरटी ने कहा कि हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहां तक कि पुराने क्षेत्रों को खोज करते हैं, चाहे हम नए क्षेत्रों में जाएंगे तब भी हमें नए जीव मिलेंगे, पुराने क्षेत्रों में जाएंगे तब भी अपन को तब भी नए जीव मिलेंगे, क्योंकि उस क्षेत्र पे कभी नहीं गए, वहां भी अलग अलग प्रकार के मिलेंगे ना, ठीक है। तो कई मिलियन पौधे और प्राणियां हैं, कई मिलियन हैं, तो ये लगभग इतने हैं। 15 लाख से अधिक जंतु की प्रजाति, 5 लाख से अधिक पादपों की प्रजातियां हैं। ये एक ही देश में विभिन्न। अब एक समस्या है, समस्या क्या है? समस्या यह है कि एक जंतु का एक नाम नहीं है। क्या समस्या है? अगर एक जंतु का सिर्फ एक नाम हो तब कोई दिक्कत नहीं। अब एक ही जंतु है, मान लिया जाए हाथी है या गाय है, अब अलग अलग देशों में उसका अलग अलग नाम। हाथी को अपन हाथी कह रहे हैं, इंग्लैंड वाला एलिफेंट कह रहा है, एलिफेंट। ऑस्ट्रेलिया वाला कुछ दूसरा कह रहा होगा, चीन वाला कहेगा सियांग जुआंग शिंकी नाकृष्ट। अलग अलग दे, अपने अपने तुर्की उर्की वाला कुछ दूसरा कहेगा हाफड़ी फॉ। एक ही जीव के हजार नाम। अब बात उसी जीव के कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। तो पहली समस्या ये होती है कि सबसे पहली समस्या यही कि जीव का नामकरण, पहचान, नामकरण, फिर वर्गीकरण। सिस्टम क्या होता है भाई? सिस्टम समझियो। तो सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है कि किसी जंतु की क्या की जाए? पहले देखो किया कैसे जाता है। तो करने के लिए पहले क्या करेंगे? किसी जंतु की
पहचान करी जाती। क्या की जाती है? पहले क्या करेंगे अपन, पहले किसी जंतु की पहचान मतलब देखो कि कैसा है, क्या है, पहचान। पहचान के बाद उसका नामकरण ना, नोमेनक्लेचर, उसका नामकरण, उसको नाम दिया जाए। और नामकरण के बाद क्या करना है? वर्गीकरण करना है। कह दो गुरुजी वर्गीकरण काहे करना है? तो देखो 1 मिलियन से ज्यादा, 15 लाख से अधिक जंतुओं की प्रजातियां, 10 लाख से अधिक पादपों की प्रजातियां, इन प्रजातियों का अगर हम एक एक का अध्ययन करने बैठ जाएंगे तो असंभव है, हमारी उम्र बीत जाएगी, हम पूरा अध्ययन नहीं कर पाएंगे। भाई एक जंतु उठाया हमने, उसका जनन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, सारे तंत्रों को पढ़ना, सारे सिस्टम को पढ़ना, उसके स्वभाव को पढ़ना, उसके मस्तिष्क को पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, हमारी जिंदगी निकल जाएगी, पढ़ नहीं सकते। तो अध्ययन की सुगमता के लिए, अध्ययन को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण में क्या काम करते हैं? जैसे मैं कहूं कि आपकी पूरी क्लास है, आपका पूरा स्कूल है, पूरे स्कूल के बच्चों को इतर पितर कर दिया जाए, इधर उधर बैठा दिया जाए, कोई क्रम ना हो, छोटे बड़े इधर का उधर का। अब टीचर एक एक बच्चे को जाए, उसका लेवल चेक करे, अच्छा तुमको काखा गाघा आता है तो तुमको बड़ी की छोटी की पढ़ाना है। फिर दूसरा का जाए कि अरे इसको तो यहाँ तक आता है, इसको ये पढ़ाना है, इसको तो इमला भी लिख लेता है, इसको ये पढ़ाना है। एक एक बच्चे को पढ़ाने लग जाएगा। एक टीचर दिन भर में 5 बच्चे को सारे सब्जेक्ट उसके आधार पर पढ़ा पाएगा, उसकी योग्यता के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा बस। और 10 टीचर हैं तो 50 बच्चे में कहानी खत्म। अब पता लगा 5000 बच्चों का स्कूल है, कोई नहीं पढ़ पाएगा। तो सेम टू सेम ऐसे ही होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं? हम वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण क्या करते हैं? टेस्ट लेते हैं। एडमिशन से पहले टेस्ट लिया कि इसको इतना आता है, एक में बैठा दो, ये 1 लेवल का है, ये 2 लेवल का है, ये 3 लेवल का है। एडमिशन से पहले फिर बाद में कहा, फिर भी टेस्ट हुआ, लास्ट में परीक्षा हुई। परीक्षा में जो लोग कक्षा 1 की परीक्षा उत्तीर्ण कर पाए, 100 बच्चे हैं, 500 बच्चे, 1 का परीक्षा उत्तीर्ण किया उन्होंने, 2 में बैठा दिया गया। अब एक आदमी गया, एक टीचर गया, एक लड़के को उठाया, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, किस क्लास में हो? कहा सर 11 क्लास में। अब टीचर को एक एक बच्चे का स्टेटस जानने की कोई आवश्यकता नहीं। टीचर जान जाएगा कि बेटा ये 11 की क्लास है क्या? हाँ, तो जान जाएगा यहाँ पे बैठे जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो 1000 बच्चे हों, सबका स्तर एक है। क्या स्तर है? 10वीं स्तर उत्तीर्ण है। क्या ये 10th पास है, 10वीं पास है, मतलब 10वीं स्तर में जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ है, वो सब इनको लगभग आती है, उसमें पास है। तो वो एक बच्चे से पूरे कक्षा का हाल जान जाएगा, सारे बच्चों को जान जाएगा, एक बच्चे से जान के पूरी कक्षा को पढ़ा देगा। तो सेम टू सेम वर्गीकरण में यही होता है। वर्गीकरण में अपन लोग क्या करते हैं कि समान लक्षणों वाले, जैसे उनके समान लक्षण थे, सब 10 पास थे, तो वर्गीकरण में भी क्या करते हैं? समान लक्षण वाले जातियों को एक ही ग्रुप में डाल देते हैं। उससे क्या होता है? उससे एक अध्ययन करने में सबका अध्ययन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। प्रोसेस ये है कि पहले उसकी पहचान किया जाए, फिर उसका नाम किया जाए। नामकरण की पद्धतियां, इनके बारे में पढ़ोगे, नामकरण कैसे किया जाए। नामकरण में परेशानी यह है कि अलग अलग जंतुओं का अलग अलग नाम है, तो प्रत्येक जंतु का एक नाम हो विश्व में, पहला ये कोशिश की जाती है। उसी के लिए नामकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय पद्धतियां बनाई गई, और अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों के द्वारा कहा दिया जाता है वैज्ञानिक नाम ना। अब वैज्ञानिक नाम अपन को अजीब लगता है क्योंकि लैटिन भाषा का शब्द है ना। चलिए आते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी पे, फिर आपको और तो समझाते हैं। ठीक है। तो वही कह रहा है, प्रत्येक जीव का मानक होता है जिससे वह उसी नाम से सारे, देखो ये भ्रम पैदा हो रहा है, अलग अलग देश में अलग अलग नाम है, तो इसीलिए कहता है प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाए। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं नाम पद्धति। क्या बोलते हैं? नाम पद्धति। और स्पष्टता नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो। क्या हो? जीवों का वर्णन सही हो, मतलब नाम के पहले क्या करना है हमें? नाम के पहले इसको पहचानना है। संवर्णन, वर्णन का मतलब पहचान, वर्णन सही हो, 2 हाथ 2 पैर होंगे, ये होगा वो होगा। जैसे मैंने कहा गाय का तो एक लंबी पूंछ होगी, 2 अग्रपाद, 2 पश्चपाद, बड़े बड़े कान ना, 2 आगे सींग। कहने का मतलब वही है कि उसकी पहचान ठीक ठाक हो, जिसको अपन पहचानना कहते हैं ना, उसका वर्णन ठीक ठाक हो। अब अध्ययन को सरल बनाने के लिए नामकरण पद्धति। अब नामकरण में देखो क्या इंपॉर्टेंट है। नामकरण में अब अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ गई। कौन कौन? ICBN को आपको बढ़िया से तैयार करना है, ICZN। ये क्या है? नामकरण की पद्धतियां हैं। कौन सी? पहली पद्धति है ICBN, जिसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बॉटनिकल मतलब वनस्पति, तो कह सकते हो ना वनस्पति नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वनस्पति नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता। नामकरण की
अंतरराष्ट्रीय संहिता, ठीक है, राष्ट्रीय संहिता वनस्पति नामकरण की क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय संहिता। अब फिर क्या हो गया, ICZN, ZN का मतलब है जोलॉजिकल, क्या है, जेड मतलब जोलॉजिकल, जोलॉजिकल बोले तो जंतु, ये क्या है, तो ये है जंतु नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता। मतलब ICBN पूरे वनस्पतियों को नाम देगी, ICBN क्या करेगी, पूरे वनस्पतियों को नाम कौन सी संस्था देगी, ICBN। और इनके द्वारा दिए गए नाम क्या कहलाते हैं, वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम का क्या उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है कि एक जंतु का संसार में एक ही नाम हो, संसार में एक जंतु का एक नाम हो ना, ठीक है। तो ICBN ICZN, तो वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। क्या नाम है, अब आप कह दो गुरुजी वायरस को नाम देना है, तो वायरस को नाम देने के लिए होता है ICVN। ICVN का मतलब वायरल नोमेनक्लेचर, यानी कि वायरस। ये किसको नाम देती है, तो ये वायरल नोमेनक्लेचर है, यानी कि वायरस को नाम देती है। बैक्टीरिया के नामकरण की भी संस्था होती है IC, उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है ICBCN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरिया नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो सबके नाम के लिए संस्था है, ऐसे प्रत्येक जंतु का एक ही नाम हो। इनका उद्देश्य यह है कि संसार में, पूरे संसार में अगर आप साइंटिफिक नाम, अब जैसे ICBN ने नाम दे दिया, ICBN ने मटर के पौधे को नाम दे दिया पाइसम सटाइवम। ICBN ने वनस्पति नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता है, पेड़ पौधों को नाम देगी। अब ये मटर को क्या नाम देती है, पाइसम सटाइवम। अब दुनिया के किसी कोने पे आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, और आप कहो कि पाइसम सटाइवम दे दो, अगर कहोगे मटर दे दो तो कहीं हट क्या, अलग अलग जगह अलग अलग कहेंगे। अब अगर कहोगे पाइसम सटाइवम है, क्यों मीठो पाइसम सटाइवम, तब समझ जाएगा या कितने केजी, कहे 2 केजी, 2 केजी, ठीक है, तो 2 किलो, तो पाइसम सटाइवम। कहने का मतलब ये जिसको नाम देंगे वो उस नाम पूरी दुनिया में एकमात्र होगा, नाम होगा, मतलब पूरी दुनिया में उस नाम से जरूर जाना जाएगा। अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी उसका नाम लोग जानते रहेंगे, प्लस वैज्ञानिक नाम भी जानते रहते हैं ना, ठीक है। अब पद्धति किस पद्धति के द्वारा दिया जाएगा, तो इसके लिए सबसे अच्छी पद्धति कौन है, द्विनाम पद्धति। वैज्ञानिक नाम देने के लिए पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछी जाती है। तो इसकी जो पद्धति है, सबसे अच्छी पद्धति है, वो कौन सी पद्धति है, वो पद्धति है द्विनाम पद्धति। ये अगला इंपॉर्टेंट, बेटा इंपॉर्टेंट जिसको कह रहा हूं उस पर जरूर ध्यान देना। ICBN, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ICBN, ICZN, ICVN, ICBCN, IC यहां पे C को का लिख दिया मैंने, चला ICVN, ICBCN, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। ये चारों नॉमेनक्लेचर हैं, चारों नाम देंगे। द्विनाम पद्धति सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी पद्धति है, द्विनाम पद्धति। एक क्वेश्चन बहुत आता है आपके एग्जाम में, और कंपटीशन एग्जामों में भी क्वेश्चन बहुत आया है कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन है। क्या पूछा जाता है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, किसने दिया ये द्विनाम पद्धति, तो जनक कौन है, कैरोलस लिनियस। कौन जनक है, द्विनाम पद्धति के जनक, याद रखियो कैलोरस लिनियस। द्विनाम पद्धति किसने दी, बहुत पूछा जाता है, याद रखना कैलोरस लिनियस। और द्विनाम पद्धति के अंतर्गत क्या बताया गया कि प्रत्येक जंतु के नाम के 2 पद होंगे। कितने पद होंगे, 2 पद होंगे। जैसे मैं कहूं कि मनुष्य का नाम क्या है, तो मनुष्य का नाम है 2 पद में होगा, होमो सैपियंस। कितने पद होंगे नाम में, तो नाम में कितने पद होंगे, 2 पद होंगे, एक होमो एक सैपियंस। पहला पद बताता है, इन्होंने कहा कि प्रत्येक जंतु का नाम 2 पद का होगा, ठीक है, 2 पद का बनाया गया। पहला पद बताता है इसके वंश को, और दूसरा पद क्या बताता है, दूसरा पद बताता है इसकी जाति को। पहला पद बताता है वंश को, और दूसरा पद क्या बताता है, जाति को। हम कहें कि मनुष्य किस वंश का है, तो क्या कहोगे, होमो वंश का है। जाति क्या है इसकी, सैपियंस है। जैसे मैंने कहा कि मटर का नाम दे दिया गया पाइसम सटाइवम, का नाम दे दिया गया,
पाइसम सटाइवम, सटाइवम। तो पाइसम इसका क्या है, द्विनाम पद्धति के अनुसार ये भी नाम है, तो पाइसम इसका क्या है, वंश है। सटाइवम क्या है, इसकी जाति है, ये चीज। नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। चलो, तो वही बात एनसीईआरटी कह रही है भाई, क्या कह रही है कि जीव विज्ञानी वैज्ञानिक नाम क्यों देते हैं, तो वैज्ञानिक नाम का एकमात्र उद्देश्य यही पूछा जाता है, वैज्ञानिक नाम क्यों दिया जाता है, तो इसलिए दिया जाता है, वैज्ञानिक नाम का एकमात्र उद्देश्य है कि प्रत्येक जंतु का पूरे संसार में एक ही नाम। ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम ज्ञात जीवों को देने के लिए सार्वजनिक मान नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम में दो घटक होते हैं, दो पद हैं, दो घटक का मतलब पहला वंश और दूसरा जाति। पहला वंश नाम है, दूसरा जाति का, दो घटक होते हैं, इसलिए इसको द्विनाम पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति कहते हैं। बेटा सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने दिया, कैलोरस लिनियस दिया। क्या है इसका उपयोग, क्यों है, तो सारे विश्व के जीव वैज्ञानिक इसका ही उपयोग करते हैं। ठीक है, दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत ही सुविधाजनक है। क्या बेटा, बहुत ही सुविधाजनक है। और एनसीईआरटी ने इसका एग्जाम्पल भी बताया। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने खुद एग्जाम्पल बताया, ये देखो क्या कहा कि आम का वैज्ञानिक नाम मिंजीफेरा इंडिका। तो मिंजीफेरा क्या है आम का, मिंजीफेरा आम का हुआ वंश और इंडिका का हुई आम की जाति, इंडिका का हुई जाति। हम यहां देखते हैं कि द्विपाद नाम। अब कुछ शर्तें हैं जो इंपॉर्टेंट है कि वैज्ञानिक नाम, यह भी पूछा जाता है कि वैज्ञानिक नाम किस भाषा के शब्द होते हैं। तो वैज्ञानिक नाम है जो साइंटिफिक नेम होता है वो हम लोगों को नहीं समझ में आते। सर ये बहुत कठिन है, सर ये पाइसम सटाइवम, सर ये कैसे है, कठिन का है। तो कठिन इसलिए क्योंकि हमारी लैंग्वेज नहीं है। अगर हमारी लैंग्वेज होती तो हमारे लिए सरल होती। अब ये लैंग्वेज कौन सी है, लैटिन भाषा का शब्द है। अब लैटिन भाषा तो हम लोगों ने पढ़ी नहीं, इसीलिए हमको कठिन लग रही है। जो चीजें हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो चीजें हमारे लिए सरल हैं, जो चीजें नहीं पढ़ी नहीं है वो हमारे लिए कठिन है। अब जो लैटिन भाषा पढ़ता है उसके लिए हिंदी बहुत कठिन होगा। उसके लिए कहीं का नाम है दीपक कुमार सिंह। अरे ये कौन सा नाम है, दीपक कुमार सिंह, ई का नाम है यार, ये तो गड़बड़ है। ये कैसा नाम है, नाम तो बढ़िया है, पाइसम सटाइवम मिंजीफेरा इंडिका, ये नाम है उसका अच्छा है। अपनी अपनी भाषा, अपना अपना स्वाद है सबका, इसीलिए अपन को लैटिन भाषा कम अच्छी लगती है। वैज्ञानिक नाम हमको नहीं याद होते, लैटिन भाषा के शब्द हैं। और कहीं भी आप अगर बुक में इनको देखेंगे तो ये हल्का तिरछे लिखे जाएंगे। कैसे लिखे जाते हैं, इनका तिरछा, इनको कैसे लिखा जाता है, हल्का तिरछा लिखा जाता है। ठीक है, इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न माना जाता है। पहला शब्द वंश को बताता है, पता ही है आपको। दूसरा शब्द काय को बताता है, दूसरा शब्द बताएगा जाति को। पहला वंश को, दूसरा जाति को। क्लियर है, आगे चलते हैं। हाथ से लिखते समय दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करना चाहिए और तिरछा लिखना चाहिए, ये बात कह रहा है। ठीक है, तिरछा ही लिखना है अपन को। ये देखो यहां पे मिंजीफेरा इंडिका है ना, हल्का सा तिरछा लिखा है ना। अब इसके बाद अगर आप इंग्लिश से लिखते हो तो जाति का संकेत पद छोटा अक्षर में होना चाहिए। ठीक है, वंश वाला बड़े अक्षर में हो, वंश का संकेत पद बड़े अक्षर में हो और जाति का छोटा। मतलब इंडिका है तो आई बड़ा होगा, नहीं मिंजीफेरा है तो एम बड़ा होगा, इंडिका आई छोटा हो सकता है। ठीक है, तो पहला अक्षर क्या होगा, बड़े अक्षर में होना चाहिए, इसके बाद जाति का छोटे अक्षर में होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलता है कि मिंजीफेरा इंडिका लिन। कहूं देखने को मिलेगा कि लिखा है मिंजीफेरा इंडिका, फिर ऐसे ब्रैकेट में लिखा रहेगा लिन। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ये लिन काहे लिए है, लिन क्या है, लिन काहे लिए। तो लिन लिनियस के लिए है, द्विनाम पद्धति लिनियस ने दिया था तो लिनियस के लिए, वहां पे लिनियस के अनुसार है, इसलिए लिन। ठीक है, लिन का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन लिनियस ने किया था। ये लिनियस के अनुसार है, सबसे पहले इस स्पीशीज का वर्णन लिनियस ने किया था, तो इसीलिए लिन लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है, लिन लग दिया जाता है। अब उसी बात पे आता हूं, किस बात पे, वर्गीकरण पे। नामकरण हमने देख लिया, पहचान देखा, थोड़ा बहुत नामकरण देखा। अब आते हैं वर्गीकरण पे। कहां पे आते हैं, वर्गीकरण पे आते हैं। वर्गीकरण पे अगर अपन आए तो वर्गीकरण, यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना असंभव है, बताया नहीं, कितने ज्यादा जीव हैं, अलग अलग अध्ययन करेंगे, असंभव। फिर वर्गीकृत कर देंगे, उनके लक्षणों के आधार पर उन्हें क्या कर देंगे, वर्गीकृत कर देंगे। और वर्गीकरण के द्वारा क्या हो जाएगा, अध्ययन को सुगमता। हम पूछे आपसे, अगर मैं पूछूं कि वर्गीकरण क्यों किया जाता है, तो आप एक शब्द बताओगे, अध्ययन की सुविधा हेतु। ध्यान देना, अगर आपसे कोई पूछे वर्गीकरण क्यों किया जाता है, तो अध्ययन की सुविधा हेतु, अध्ययन की
सुविधा हेतु, अध्ययन की सुविधा हेतु। ठीक है, तो यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना असंभव है, ऐसी युक्ति की जरूरत है जो इस संभव कर सके, और वो युक्ति क्या है भाई? वर्गीकरण है। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता के दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गित किया। मतलब कहने का मतलब एक लक्षण वाले जिनके अंदर एक प्रकार के गुण है उनको एक ही लक्षण, एक ही वर्ग में डाल दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम पौधे, प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली, कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं वैसे हमारे दिमाग में उसकी छवि आती है। हम पता है क्या, हम कैसे जीवों को जान पाते हैं? जैसे किसी ने कहा कुत्ता, कभी आप जरूर करना, अपने दिमाग से सोचना, किसी ने कहा कुत्ता तो हमारे दिमाग में पूरा कुत्ता बन जाता है। कभी सोचना, तुरंत पूरा कुत्ता हमारे दिमाग बना होता है, झूठ ना बोलना, खुद सोचना। कुत्ता किसी ने नाम लिया तो पूरा हमारे दिमाग पूरा कुत्ता बन गया कि कुत्ते की वो 4 पैर, वो कान, वो मुंह और वो बड़े बड़े दांत, भागना, भाव 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 भाव, खतरनाक है कुत्ता। शेर का नाम लिया, अरे दादा इतना खतरनाक जानवर शेर। क्यों डरे हम? हमारे दिमाग में छवि बन गई। यहां तक कि बच्चे, ज्यादातर बच्चे, क्या कहूं, बूढ़ों को भूत का पता नहीं, लेकिन टीवी फिल्म में देखा है, किसी ने नाम लिया भूत, आधी रात 12 बजे का है भूत, अब ले दिमाग में छवि बन गई। अब क्या हाल है, बाप रे, पसीना आ गया, बड़ा डर लगने लगा, अरे मैया ई का सुन लिया रे, अरे मैया ई का देख लिया रे। तो दिमाग में छवि बनती है। एनसीईआरटी आपको यही समझा रही है कि बेटा अगर किसी चीज के बारे में आप सोचते हैं, किसी चीज का नाम लिया आपने, तो दिमाग में छवि बन गई। ये देखो, तो जैसे ही हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं उस समय हमारे क्योंकि हमने उनकी पहचान है हमें उसकी, तभी दिमाग में छवि बनी, हमारे मस्तिष्क में इन चीजों की छवि बन जाती है, इनके गुण आ जाते हैं, जिससे उनका ना स्पष्टता, मस्तिष्क में क्या बनेगा, इनका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे कुत्ते को देखेंगे ना कि बिल्ली को, ठीक है, अगर कुत्ता नाम लिया गया तो कुत्ता आपके दिमाग में बनेगा ना। तो अब मान लो कि हमें स्तनधारी कहना है, तो आप ऐसे जंतुओं की चर्चा कर रहे हैं, कैसे जंतुओं की चर्चा कर रहे हैं भाई? हमने एक बात कह दिया कि भाई स्तनधारी, क्या कह दिया गया? स्तनधारी। तब आपके दिमाग में सारे स्तनधारी आ जाएंगे। स्तनधारी का मतलब जिनमें बाह्य कर्ण उपस्थित होते हैं। स्तनधारियों की क्या खास बात है? तो स्तनधारियों की खास बात है कि बाह्य कर्ण उपस्थित है। देखो एनसीईआरटी ने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी आपको दिया कि स्तनधारियों की खास बात क्या है, सभी के अंदर बाह्य कर्ण होंगे और क्या होगा, शरीर पर बाल होंगे। तो इसको भी पॉइंट कर नोट कर सकते हैं, शरीर पर बाल। सारे स्तनधारियों की ये खास बात होती है कि उनमें बाह्य कर्ण होते हैं, शरीर पर बाल होगा, स्तन पाया जाएगा और बच्चे को स्तनपान करवाएंगे ना, बच्चे को क्या करवाएंगे, स्तनपान करवाएंगे। तो बाह्य कान और शरीर पर बाल होते हैं। इस प्रकार पौधे में हम गेहूं के विषय में चर्चा करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का भी आ जाएगा ना, इसीलिए सभी कुत्ता बिल्ली स्तनधारी में आ जाएंगे। गेहूं चावल वर्गीकरण। अब देखो तो वर्गीकरण शब्दावली, आदि जंतुओं की शब्दावली क्या है, टैक्सा है। ठीक है, अब अगर आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बताता है, और पौधा भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है, और इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सब क्या है, टैक्सा है, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आएंगे ना, यही सारी चीजें। अब वर्गीकरण के लिए टैक्सोनॉमी पे अगर आप बनाते हैं, कुत्ता विभिन्न स्तरों को क्या बताएगा, वो भी टैक्सा बताएगा। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। क्या गुण है? तो गुण हम देखेंगे, कोशिका की रचना ना, रचना कैसी है उसकी, कोशिका की रचना कैसी है, एक कोश की है कि बहुकोश की है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। कोशिका की रचना कैसी है, एक ही कोशिका का बना है कि बहुकोशिका का बना है, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना है, कि यूकैरियोटिक कोशिका का बना है। विकास का प्रक्रम देखेंगे ना, जैसे हमने देखा कि रीढ़ की हड्डी वाले जितने जंतु हैं उनको कहां पे, जिन जंतुओं के अंदर रीढ़ की हड्डी है उन सबको कहां पे रख दिया गया, उनके लिए एक संघ बना दिया गया, कार्डेटा ना। ऐसे लक्षणों के आधार पर जितने जंतु हैं सबको संघ कार्डेटा में रख दिया गया, जिनके कहां पाया जाएगी, रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी ना। तो विभिन्न जीवों को रचना, कोश की रचना, विकास प्रक्रम और जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं और आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन का आधार है। ये आपसे ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि आधुनिक वर्गीकरण का आधार क्या है, नीट में भी आया था एक बारी, आधुनिक वर्गीकरण का आधार क्या है। याद रखना, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम, जीव की पारिस्थितिक सूचना, ये पॉइंट शुड बी नोटेड, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, आधुनिक वर्गीकरण का आधार है। कहेगा आधुनिक वर्गीकरण किस पर आधारित है, इसलिए विशेषकरण, पहचान, अभिज्ञान, वर्गीकरण, वही बात है मैंने कहा, विशेषीकरण यानी कि पहचान, फिर नामकरण, वर्गीकरण। नाम पद्धति आज ऐसे प्रणाली को वर्गीकरण विज्ञान के आधार पर है।
वर्गीकी कोई नई नहीं है भाई, बहुत पहले से है, जीवों का खोज की जा रही थी, भोजन का विवरण इन सब पर आधारित थी। अब अगर वर्गीकी में आते हैं तो वर्गीकी संवर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो पिछले बार अगर आप नीट का पेपर देखेंगे, अगर आप नीट के पेपर देखेंगे, 1 मिनट, वर्गीकी संवर्ग वो कुल वंश जाति वाला यहाँ पे होगा, चल भाई चल जा सिमसिम, 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 कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये आ गया। ये क्रम आप जरूर, ये है वर्गीकी पदानुक्रम, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ये नीट एग्जाम 2 बार पूछ चुका है। कितने बार? 2 बार नीट एग्जाम ने इसको पूछा। इसको आप इस बार ये भी कहता है, इसको ज्यादातर क्या पूछता है, इसको एक सही क्रम में लगाने पे। तो सबसे नीचे वर्गीय पदानुक्रम की इकाई क्या है? जाति। जाति के बाद वंश, वंश के बाद कुल, कुल के बाद गण, गण के बाद वर्ग, वर्ग के बाद संघ, और संघ के बाद फाइलम। वर्ग के बाद क्या होता है? संघ होता है, फाइलम होता है, और फाइलम यानी कि संघ, और संघ के बाद क्या होता है? जगत। ये जरूर याद रखना। 1 2 3 3 6 1 7 है, इनका जो क्रम है ये जरूर याद रख लेना। सबसे छोटा जाति, फिर कई सारी जातियां जो आपस में मिलती जुलती हैं उनको एक वंश में रख दिया जाएगा। अब कई सारे वंश जिनके आपस में मिलते जुलते लक्षण है उनको एक कुल में रख दिया जाएगा। यही बात एनसीईआरटी आपको समझाई है बार बार ना। अब कई सारे कुल जिनके एक ही प्रकार के लक्षण है, समानता दिखाते हैं, उनको एक गण में रखा जाएगा। कई सारे संबंधित वर्ग जो आपस में समानता दिखाई देते हैं उनको एक संघ में, जैसे मैंने कहा ना कि ये संघ का डेटा, सबके रीढ़ की हड्डी है, संघ का डेटा पे रख दिया गया। और अब फिर क्या हो गया? फिर समान लक्षणों वाले के अलग अलग जगत। जगत आपको पता ही है, 5 जगत ना, आर.एच. विटेकर का 5 जगत आपको पढ़ना है। जगत मुनेरा, जगत प्रोटिष्ठा ना, कवक जगत, और जगत प्लांटी यानी कि पादप जगत, और एनिमीलिया यानी कि जंतु जगत। 5 जगत ना। तो चलिए आते हैं, थोड़ा थोड़ा इसकी चर्चा कर लेते हैं। आजा भाई नीचे आजा, नीचे नीचे नीचे। चलिए, तो वर्गीय संवर्ग बहुत ही जरूरी है आपके लिए, इसे प्रायः टेक्सान कहते हैं। ठीक है, तो सोपान प्रक्रम है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं एक एक ना, वंश जाति जगत ऐसे कुल सारे संवर्ग मिलकर के वर्गीय पदानुक्रम बनाते हैं। इसे प्रायः हम वर्गक यानी कि टेक्सान कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है? जीव, कीट जीवों के एक वर्ग को दर्शाता है जिसमें समान गुण, जैसे कीट वर्ग हो गया आर्थ्रोपोडा ना। 3 इसमें क्या होंगे? 3 जोड़ी संधिपाद, 3 जोड़ी मतलब 6 ठो टांगे हैं ना। ये सारी चीज तो लक्षणों के आधार पर इनको रख देंगे। अब कैसे रखेंगे? तो वैसे होगा जगत, संघ, भाग, वर्ग, क्लास, गण, कुल, वंश और जाति। ठीक है, वंश और जाति। तो सबसे पहले आपको आना है जाति में। जाति क्या होता है? तो ये जाति क्या है? इकाई है। जाति क्या है? वर्गीय अध्ययन में जीवों के वर्ग की मौलिकता समानता होती है, एकदम समान जीव इसमें होते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे स्पीसीज कहते हैं इंग्लिश में, वो तो आपको पता ही है। ये वर्गीकरण की इकाई सबसे नीचे की तरफ कौन होती है? स्पीसीज ही होती है, जाति होती है ना। हम किसी भी स्पीसीज को उसके समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उसके आकार की भिन्नता के आधार पर अलग अलग कर सकते हैं। जैसे आलू को अलग कर सकते हैं, आम को अलग कर सकते हैं, शेर को अलग कर सकते हैं ना उधर, ये सारी चीजें। तो प्रत्येक जाति के बाद क्या होता है? वंश होता है। अब संबंधित जितनी जातियां एक दूसरे से समानता रखती हैं, जितनी भी जातियां एक दूसरे से समानता रखेंगी उनको एक वंश में ले जाकर डाल देंगे ना। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जातियां संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न आकार की गुणों में समानता होंगे। कहने का मतलब वही है कि जो जो जातियां के लगभग गुण समान हैं उनको क्या किया जाएगा? एक वंश में ले जाकर रख दिया जाएगा। ये वंश को दिखाई दे रहा हूं आपको। वंश, वंश में संबंधित जातियां आती हैं। क्या आती हैं? वंश में कौन आएगा? संबंधित जाति। वंश संबंधित जाति यानी कि स्पीसीज का एक वर्ग है जिसमें स्पीसीज के गुण अथवा अन्य वंश के स्पीसीज की तुलना में क्या होते हैं? समान होते हैं। हम कह सकते हैं जैसे उदाहरण के लिए आलू, टमाटर, बैगन, ये अलग अलग जातियां हैं लेकिन सब किस वंश में है? सोलेनम में आती है, क्योंकि इनमें काफी समानता है। आलू, टमाटर, बैगन काफी समान है, सब सब्जी बनाने के काम आती है ना। ये सारी चीज काफी समान है। इधर देखो तो शेर, चीता ना, शेर चीता में समानता भी देखी जाती है, तो इनको भी ये कहीं में डाल दिया जा सकता है ना, पैंथेरा वंश में आ जाएंगे। अब कुल में क्या होगा? कुल के साथ क्या होगा? कुल में यही बात है कि जितने वंश, संबंधित वंश, कुल में कौन आएगा? कुल में आएगा संबंधित वंश। जितने वंश आपस में संबंधित है, समान है, उनको एक कुल में डाल दिया जाएगा ना। इसमें संबंधित कौन आते हैं? वंश आते हैं। यही परिभाषा आपको लिखना है, इसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं।
जैसे पौधे के 3 वंश सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा सोलेनेसी कुल में रखे जाते हैं, क्योंकि ये तीनों वंश क्या करते हैं, आपस में समानता को दर्शाते हैं। कौन? सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा सोलेनेसी में है, क्योंकि आपस में समानता दिखाते हैं ना। प्राणी में पैंथेरा, शेर, चीता, बाघ आते हैं। फेलिस में बिल्ली, फेलिडी कुल में, और बिल्ली और कुत्ते के लक्षण को आपस में दोनों में समानताएं विभिन्न दिखाई देते हैं ना, तो कैनेडी और फेनेडी कुल में रखा जाता है। कहने का मतलब वही है। ऐसे ही आपका गण के साथ होता है, ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, गण के साथ भी यही होता है ना, गण के साथ भी यही है। गण में भी कहा है कि संबंधित क्या आएंगे, संवर्ग, स्पीसीज, वंश, कुल समान तीनों लक्षणों के आधार पर आधारित होते हैं। मतलब कुल मिला के जो जो पहचान दिखाएंगे ऊपर वाले, उनको एक का किया जाएगा, गण में रखा जाएगा। और गण पे जितने गण समानता दिखाई देंगे, आपस में समानता दिखाई देंगे, संवर्ग गण, जितने गण आपस में लगभग समान लक्षण दिखाई देंगे, उनको एक क्लास में रख देते हैं। जैसे उदाहरण प्राइमेटा गण, जिसमें बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन आते हैं, और कार्निवोरा गण, जिसमें बाघ, बिल्ली और कुत्ता आते हैं। इनको एक ही में रख दिया जाता है, किसमें? मैमेलिया में। किसमें रख दिया जाता है? मैमेलिया में, क्योंकि कुछ लक्षण इनके समान है, मैमेलिया में रख दिया गया। ठीक है। फिर संघ में क्या है, तो संघ में संबंधित वर्ग ना, जैसे पक्षी, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी, ये सारी चीजें संघ में हो गई। थोड़ा थोड़ा इनको आप बढ़िया से एक बार डिटेल में पढ़ लेना, और ये जरूर इस टेबल को जरूर बना लेना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ये देखो यहाँ पे ये भी दिया है नोटो कार्ड वाला उदाहरण, यानी कि संघ का डेटा वाला भी एग्जाम्पल आपके सामने दिया है। ठीक है। अब जगत क्या है, सबसे उच्चतर संवर्ग है, सबसे ऊपर वाला है। ये भी पूछा जाता है सबसे उच्चतम संवर्ग क्या है वर्गीकरण में, तो सबसे उच्चतम संवर्ग कौन है? जगत है। ठीक है। सबसे ऊपर क्या? जगत है। और 2 जगत, जंतु जगत, पादप जगत कहेंगे, लेकिन अब 5 जगत आप पढ़ते हैं। ये 5 जगत प्रणाली को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अगले चैप्टर पे। और ये एक दिया है आपके लास्ट में, कुछ जीव के जैविक नाम दिया है, जैसे मानव, होमोसेपियंस, होमोवंश है, और कुल, गण, वर्ग, यानी कि वर्गीकरण करके दिया है। मानव का दिया है, घरेलू मक्खी का दिया है, आम का दिया है, गेहूं का दिया है। अब एनसीईआरटी ने इनको दिया है, तो आप लोग इसको रिवाइज जरूर करिएगा। क्यों? और बहुत सरल है, ये भी रिवाइज करिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज यहीं तक प्यारे बच्चों, और जरूर से जरूर शेयर करिएगा, और लाइक और शेयर और अपने कमेंट सेक्शन पे अपनी राय देना ना भूलें। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।